आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश हैं खबरों की तफसील। जेनेवा में अमेरिकी और रूसी सदूर में होने वाली मुलाकात के बाद दोनों ममालिक अपने सफीरों को दोबारा तैनात करने पर रजामंद हो गए हैं। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में 5 घंटे तक जो बिडेन और व्लादिमीर पुतिन में होने वाली मुलाकात में मस्बत पेशरफ्त हुई है। ख्याल रहे कि अमेरिका और रूस के दरमियान हालिया बरसों की बदतरीन कशीदगी के बाद दोनों मुल्कों के सदूर की ये पहली मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब दोनों ममालिक चंद माह कबल अपने सफीरों को वापस बुला चुके हैं। मुलाकात में रूसी सदर पुतिन ने पहला कदम उठाने पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया, जिस पर सदर बाइडेन ने कहा कि एक दूसरे से आमने सामने मिलना हमेशा बेहतर रहता है। अमेरिकी सदर से मुलाकात के बाद रूसी सदर का कहना था कि बातचीत मुकम्मल तौर पर तामीरी रही है और दोनों ममालिक ने कशीदा ताल्लुकात में कमी के लिए अपने अपने सफीरों को वापस भेजने का फैसला किया है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के हवाले से कोई खुशफहमी नहीं, दोनों मुल्क अपने अपने मफादात की हिफाजत कर रहे हैं। रूसी सदर ने कहा कि आलमी सतह पर जौहरी इस्तेहकाम रूस और अमेरिका दोनों की जिम्मेदारी है। रूस ने अमेरिका को साइबर सिक्योरिटी पर मुफस्सिल मालूमात फराहम की हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर हमले अमेरिका से ही होते हैं। रूस पर भी तमाम साइबर हमले अमेरिका से होते हैं। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने उन्हें कातिल कहने पर वजाहत पेश की जो उन्होंने मान ली है। अमेरिका ने खुलेआम रूस को दुश्मन करार दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। बाइडेन एक तामीरी सोच वाले और तजुर्बाकार रहनुमा है। पुतिन का कहना था कि रूस अमेरिका के साथ सरजंग कभी नहीं चाहेगा, सरजंग किसी के भी हक में नहीं है। उधर अमेरिकी सदर ने कहा है कि उन्होंने रूसी सदर को बताया कि उनका एजेंडा रूस मुखालिफ नहीं है। मुलाकात में असले की तखफीफ से मुतल्लिक मुज़ाकरात के आगाज़ पर इत्तेफाक हुआ। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को उभरने से रोकने की अहमियत पर भी बातचीत हुई है। साइबर सिक्योरिटी के मामले पर भी गुफ्तगू की गई है। बाइडेन ने कहा है कि ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने पर रूस के साथ इत्तेफाक हुआ है। रूस पर वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका या इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ इकदाम का जवाब दिया जाएगा। I said outside, I think it's always better to meet face to face. Determine where we have mutual interest. Cooperate. Where we don't, that means predictable. अमेरिका के सदर जो बिडेन ने मुल्क में बढ़ती हुई नफरत, तासुब और इंतहा पसंदी की वजह से दाखिली दहशत गर्दी में इजाफे का एतराफ़ किया है। सदर जो बिडेन ने मुल्क में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़ात समेत हमलों और दीगर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को दाखिली दहशत गर्दी करार दिया है। उन्होंने कहा कि दाखिली दहशत गर्दी नफरत, तासुब और इंतहा पसंदाना नजरियात की वजह से फैलती है। उन्होंने कहा कि इस मसले के खात्मे और वजूहात पर तवज्जो देकर उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बिडेन ने इस ज़िमन में एक मंसूबा भी पेश किया है। उनका कहना है कि दाखिली दहशत गर्दी का खात्मा
कौमी सलामती, कौमी हिकमत अमली की अवलीन तरजीह है। सदर जो बिडेन ने जोर देकर कहा है कि इस किस्म के वाक़ात की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान हर सतह पर इत्तलात का तबादला होना ज़रूरी है। अमरीकी सदर ने कहा कि नस्ली, इलाकाई और मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए इकदाम तजवीज़ किए जाएंगे। उन्होंने इस हवाले से कहा कि 6 जनवरी जैसे वाक़ात अमरीका की सलामती, जमहूरियत और इत्तेहाद के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान साकी ने कहा है कि ऐसे वाक़ात की तफ्तीश के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान साकी ने कहा है कि तफ्तीश में दीगर इदारों में FBI और दाखिली सलामती के महकमे के अफसरान को भी शामिल किया गया है। ईरान में कल सदारती इंतखाबात होने से कबल ही 3 उम्मीदवार इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। ईरान में सदारती इंतखाबात के सिलसिले में कल को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 7 उम्मीदवार मैदान में थे। ताम 3 उम्मीदवारों की जानिब से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद अब 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। सदारती उम्मीदवार इब्राहिम रईसी मजबूत तरीन उम्मीदवार समझे जा रहे हैं और अब्दुल नासिर हमती के साथ उनका मुकाबला होगा। दीगर 2 उम्मीदवारों में मोहसिन रजाई और डॉक्टर अमीर हुसैन गाजी शामिल हैं। सदारती इंतखाबात में 5 करोड़ 90 लाख वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ईरान में सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से ही होता है। 18 बरस या इससे ज़्यादा उम्र के शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार सदारती उम्मीदवारों के लिए 40 से 70 साल की उम्र मुतय्यन की गई है। सदारत के मुनसिब के लिए उम्मीदवार को 51% वोट हासिल करना होंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो इंतखाबात के लिए 1 हफ्ते बाद सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान दोबारा मुकाबला होगा। ख्याल रहे कि ईरान के मौजूदा सदर हसन रूहानी 2013 में पहली बार सदर मुंतखब हुए थे, जबकि 2017 के इंतखाबात में वो दोबारा सदारती इलेक्शन जीत गए थे। अलबत्ता ईरान के आइन के तहत वो मुसलसल तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, CBSE की जानिब से 12वीं जमात के नताइज। CBSE की 12वीं जमात के नतीजे से अब बड़ी खबर इस वक्त मिल पा रही है। जुलाई 31 को आएगा रिजल्ट। ये CBSE की तरफ से फैसला किया गया, ऐलान किया गया है। 13-31 जुलाई 10वीं 11वीं जमात के 30% नंबरात जुड़ेंगे। ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। CBSE की जानिब से 12वीं के प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड के नंबरात इसमें जुड़ेंगे। CBSE की तरफ से ऐलान किया गया है। CBSE की 12वीं जमात के नतीजे के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जुलाई 31 को आएगा रिजल्ट। CBSE की तरफ से ऐलान किया गया है कि जुलाई 31 को रिजल्ट आएगा। 10वीं 11वीं जमात के 30% नंबरात जुड़ेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसमें 30 नंबरात जुड़ेंगे। 12वीं के प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड के नंबरात इसके साथ ही जुड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, CBSE की जानिब से 12वीं जमात के नतीजे के हवाले से बड़ी खबर। 31 जुलाई को रिजल्ट आएगा 12वीं जमात के हवाले के, और साथ ही साथ 10वीं 11वीं जमात के 30% नंबरात जुड़ेंगे रिजल्ट में। 12वीं के प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड के नंबरात भी इसके साथ ही जुड़ेंगे। CBSE की तरफ से बड़ा ऐलान, 31 जुलाई को रिजल्ट आएगा 12वीं जमात के हवाले से बड़ी खबर। CBSE की जानिब से एक बड़ी खबर, 31 जुलाई को रिजल्ट आएगा। 10वीं 11वीं जमात के 30% नंबरात जुड़ेंगे। पहले ही अगरचे इम्तिहानात को मुलतवी किया, मनसूख किया गया था CBSE की जानिब से पूरे मुल्क के अंदर। मजीद तफसीलात के सीधा चलते अपने नुमाइंदे रहमत कलीम के पास। रहमत, बड़ी खबर इस वक्त CBSE के हवाले से, मजीद तफसीलात आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज CBSE की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह सफाई दी गई। बताया गया है कि किस तरह से 12वीं के नतीजे तैयार होने हैं और कब तक तैयार होकर सामने आ जाएंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया उसमें एक तारीख निकल कर आई कि 31 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से, CBSE बोर्ड की तरफ से कोशिश की जा रही, तैयारी है कि 12वीं के जो नतीजे हैं वो निकाल दिए जाएं, वो जारी कर दिए जाएं 31 जुलाई को। जो तलबा बड़ी मुद्दत से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इम्तहान 12वीं जमात का नहीं हुआ था, कोरोना वायरस की वजह से प्रैक्टिकल हो गए थे और प्री बोर्ड का एग्जाम हो चुका था।
था, लेकिन मेन एग्जाम जो था वो नहीं हुआ था और उसे कैंसिल करना पड़ा था वक्त के साथ, चूंकि हालात बेहतर नहीं थे इसलिए। लेकिन अब जो फैसला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर जो एजी है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, उन्होंने कहा है कि रिजल्ट 31 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। अब रहमत यहाँ आपसे जानना चाहूंगा, अब ये रिजल्ट जो आएगा वो किस बेसिस पे होगा, किस बेसिस पे अब उम्मीदवारों को जो है रिजल्ट सामने आएगा? ये देखिए, बिल्कुल इसके लिए चूंकि 100% नंबरात में से बाकायदा तौर पर 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो कुछ इम्तहानात हुए हैं, तीनों को बांट करके ये रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है सीबीएसई की तरफ से, वो कहा गया है कि क्लास 10th के जो रिजल्ट हैं उसमें 30%, यानी कि जो बेस्ट नंबरात आए होंगे, जिसे जो 3 अच्छे सब्जेक्ट में ज्यादा नंबरात होंगे उसके 30% नंबर वहां से ले लिए जाएंगे। क्लास 10 से 30% नंबर निकाले जाएंगे, क्लास 11 से यानी 11वीं जमात से भी 30% नंबर लिए जाएंगे और उसके बाद 40%, चूंकि 30-60% इन दोनों क्लासों से हो गए। और अब बचा 12वीं की जमात का, तो 12वीं की जमात में जो प्री बोर्ड के एग्जाम हुए, प्रैक्टिकल के एग्जाम हुए, वहां से 40% नंबरात लेंगे, यानी 40 और 30 100% इस तरह से होंगे। तो इस तरह से तीनों क्लासेस 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों जमात के जो इम्तहानात अब तक हुए हैं, उन तमाम इम्तहानात को मद्देनजर, उन तमाम इम्तहानात को बाकायदा तौर पर रख करके एक रिजल्ट तैयार किया जाएगा और ये रिजल्ट 31 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। ये बाकायदा तौर पर फॉर्मूला तय किया गया है। ये फॉर्मूले को लेकर परेशानी आ रही थी कि किस तरह से नतीजे निकाले जाएंगे, तो अब फॉर्मूला जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है सीबीएसई की तरफ से, वो बताया गया है कि हम तीनों जमात से रिजल्ट निकाल रहे हैं, नंबरात निकाल रहे हैं, 10वीं से भी 30% निकाल रहे हैं, 11वीं से भी 30% निकाल रहे हैं और 40% 12वीं से, और तीनों को मिला करके बाकायदा तौर पर 12वीं जमात का रिजल्ट 31 जुलाई को हम जारी करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की तरफ से बाकायदा तौर पर आज कह दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम, तफसीलात फराहम कर रहे थे सीबीएसई की जानब से, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कहा गया है, सीबीएसई ने कहा है कि जो 12वीं जमात के नताइज हैं वो 31 जुलाई को होंगे और जो 10वीं और 11वीं जमात के 30% उस नंबरात में उस रिजल्ट में जुड़ेंगे 12वीं जमात के, जबकि प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड इम्तहानात के नंबरात भी इसमें शामिल किए जाएंगे। यूरोपीय ममालिक ने कोरोना वायरस की वबा के बाद मामलात जिंदगी बहाल होने पर अमरीकी सयाहों के लिए पाबंदियां उठाने पर इत्तेफाक किया है। कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफे के बाद मास्को ने लाजमी तौर पर वैक्सीन लगाने का हुक्म दिया है। अमरीका उन 8 ममालिक में शामिल है जो यूरोप की वाइट लिस्ट में शामिल है। मौसमी गर्मा की छुट्टियों से कबल उन 8 ममालिक को कोरोना वायरस की सफरी पाबंदियों से मुस्तस्ना रखा गया है। अल्बानिया, शुमाली मेडिसोनिया, सर्बिया, लेबनान, तैवान, मकाऊ और हांगकांग को भी वाइट लिस्ट में शामिल किया गया है। बरियाज़ना फ्रांस ने कहा है कि वो आउटडोर मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी और 20 जून से कर्फ्यू को भी ख़त्म किया जाएगा। कोरोना वायरस के केसेस में कमी के बाद फ्रांस में ये कर्फ्यू अपने मुकर्रर तारीख से 10 दिन पहले उठाई जा रही है। ब्रुसेल्स के मंजूरी के बाद ही स्पेन और पुर्तगाल वो पहले यूरोपीय ममालिक बन गए हैं जो बहाली के मंसूबों के लिए यूरोपीय ब्लॉक के मल्टी बिलियन यूरो कोरोना वायरस रेस्क्यू फंड से इमदाद हासिल करेंगे। कोरोना वायरस की वबा अब भी दुनिया में मौजूद है। वबा की वजह से 3.8 मिलियन अफराद हलाक हुए हैं। मास्को में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। मास्को के मेयर ने शहरियों को लाजमी कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने का हुक्म दिया है। तकरीबन 12 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल ये शहर कोरोना वायरस की वबा फैलने का मरकज है। मास्को के मेयर के मुताबिक सिर्फ 1.8 मिलियन शहरियों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। गुज़िश्ता दिसंबर से रूस ने बड़े पैमाने पर कोरोना फ्री वैक्सीनेशन का आगाज किया था। रूस ने 4 वैक्सीन तैयार और मंजूर की है। आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान मुत्तदिद ममालिक में वबा के असरात कम होने के साथ साथ पॉजिटिव केसेस की तादाद भी कम हो रही है और भारत में भी कई हफ्तों से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात मुसलसल कम हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर हो रही है, जबकि पॉजिटिव केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। ताहम शरीअमबाद में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 67,208 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जिसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,97,313 हो गई है।
24 घंटों के दौरान 1,03,577 मरीज वायरस से शिफायाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए और मुल्क में अब तक 2,84,91,670 अफराद कोरोना से शिफायाब हो चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है, जिस दौरान मुल्क में फाल केसों की तादाद 8,26,740 पहुंच गई है, जो कि गुज़श्ता 71 दिनों के बाद कम हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,330 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही महलकून की मजमूई तादाद 3,81,903 पहुंच गई है। उधर जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मामलात लगातार कम हो रहे हैं। शहर श्रीनगर में भी अगरचे कोरोना वायरस के मस्बत मामले कम हो रहे हैं, वहीं पर शरई अमवात में भी कमी वाक़ा हो रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर असद एजाज का कहना है कि श्रीनगर में पिछले कई दिनों से लगातार मस्बत केसों में कमी आ रही है, जबकि शरई अमवात में भी लगातार कमी हो रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर असद एजाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला में लगातार पॉजिटिव केसेस जो है लगातार कम आ रहे हैं और जबकि शरई अमवात में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। मुल्क के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में भी लगातार पॉजिटिव केसेस की तादाद कम हो रही। तमाम उन्होंने अवाम से अपील की है कि दूसरी लहर के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर अपनाना ज़रूरी है। पॉजिटिविटी रेट ड्रॉप हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। उसी तरीके से श्रीनगर जिले में भी पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रहा है और आज 129 पॉजिटिव केसेस आए हैं। पॉजिटिविटी रेट पहली बार 5% से नीचे उतरा है और रिकवरी रेट अगर हम देखें 96% से ऊपर पहुंच गया है रिकवरी रेट। टोटल पॉजिटिव केसेस आज तक श्रीनगर जिले में 68,521 रहे हैं। 65,833 पेशेंट्स रिकवर कर गए हैं। आज अगर हम एक्टिव केसेस देखें, जिले का टोटल जो एक्टिव केस लोड है वो 1800 के करीब है। और मैं बात करूंगा आगे वैक्सीनेशन की। कोविड वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो 3,10,000 डोजेज एडमिनिस्टर किए गए हैं। पूरे जिले में वैक्सीनेशन मेले मुनक्कद किए गए हैं। हेल्थ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन जारी है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन जारी है और जो हमारा देहाती इलाका है, जो पंचायत से वहां पर भी हमारी टीम्स ने पहाड़ियों पर जाकर भी वैक्सीनेशन का सिलसिला कंप्लीट कर लिया है। श्रीनगर की जो पंचायतें हैं 45 प्लस पॉपुलेशन में 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है और 18 टू 44 जो पॉपुलेशन है उसको भी अगले 2-3 दिन में 100% कवरेज कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से कंटेनमेंट जोन्स 104 कंटेनमेंट जोन्स है जिले में और कंटेनमेंट जोन्स तब तक डीनोटिफाई नहीं हो सकती जब तक एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ वैक्सीनेशन अचीव नहीं होगा। भले कोविड केसेस ड्रॉप हो रहे हों, कोविड पॉजिटिविटी रेट डिक्लाइन हो रहा हो, लेकिन यही वक्त है जब हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ से लापरवाही हमें वापस रेड जोन की तरफ भी धकेल सकती है और यहाँ पर अलर्टनेस हमें ग्रीन जोन की तरफ भी ले जा सकती है, जो हमें करना चाहिए। तो मैं यही अपील करना चाहूंगा कि सभी पहले तो वैक्सीनेशन और आगे की जो सूरत हाल जिस तरीके से मेडिकल एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं उससे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी थर्ड वेव एक मैनुअल भी तैयार किया है पेंडेमिक की और जगह जगह थर्ड वेव की बात हो रही है। वर्ल्ड ओवर मेडिकल एक्सपर्ट्स इसकी बात कर रहे हैं। तो उस तरीके की सूरत हाल से बचने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने नजदीकी सेंटर पर जाएं। शुमाली कश्मीर के बारामूला में सड़क के एक दिलदोज हादसे में 2 अफराद जान बहक जबकि एक जख्मी हुआ है। ज़राए का कहना है कि बारामूला त्रागपुरा क्रॉसिंग के करीब एक तेज रफ्तार टिप्पर और बाइक के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अगर चला जमालजी के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, तमाम शदीद तौर हुए जख्मियों में 2 जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे, जबकि एक का इलाज अभी भी अस्पताल में
चल रहा है। जांबा का अफराद में से एक की शिनाख्त रबन सोपोर के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ डार, जबकि जख्मी नौजवान की शिनाख्त मलपुरा रबन सोपोर के रहने वाले आदिल हुसैन गाजी के बतौर हुई है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं बारामूला से इरशाद भट्ट। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के रफियाबाद तरकपुरा इलाके की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे एक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की मौत वाक़ा हुई है। ये बताया जाता है ये जो नौजवान थे ये बाइक पे सवार थे और टिपर के साथ इनकी टकराव हुई और इसमें 2 की मौत वाक़ा हुई, एक ज़ख्मी हुआ है जिसको इलाज और मुआवजे के लिए नज़दीकी अस्पताल लिया गया, ताहम उनका इलाज वहाँ पे चल रहा है। और इसके साथ साथ देखा जाए वहाँ पे मुकामी लोगों के साथ साथ पुलिस वहाँ पे पहुँची और मज़ीद जो है तहकीकात चल रही है और FIR भी लॉन्च किया गया। ये जो नौजवान बताया जा रहा है जिनकी मौत वाक़ा हुई है, एक इसमें बताया जाता है मोहम्मद यूसुफ डार और दूसरा का अभी तक नाम नहीं आया है, ये गुलशन आबाद रेबन सोपोर का रहने वाला है। जो ज़ख्मी बताया जाता है आदिल हुसैन गाजी, ये मलपुरा रफियाबाद का रहने वाला है। मज़ीद जो है तहकीकात चल रही है। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। वादी कश्मीर में खुदकुशी के बढ़ते रुझान की वजह से अवाम में तशवीश पाई जा रही है और ताज़ा वाक़े में श्रीनगर के बटमालो और नौगाम इलाकों में 2 नौजवानों ने खुदकुशी करते हुए अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। दोनों नौजवानों ने गले में फंदा डालकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। घर वालों ने अगरचे उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें वहाँ पर मुर्दा करार दिया। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से अमजद खान। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार हो रहे सुसाइड और सुसाइड अटेम्प्ट्स अब एक नई सिरदर्दी बन चुके हैं। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक लगातार हर रोज पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्से में 1 या 2 सुसाइड अटेम्प्ट सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में श्रीनगर के अंदर भी फिर से 2 सुसाइड सामने आ चुके हैं, जिनमें एक बटमालू से है और एक केस नौगाम से सामने बताया जा रहा है। लगातार हो रहे सुसाइड अटेम्प्ट्स मेंटल डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की वजह बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी किसी भी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से सबसे ज़्यादा रेशियो बताया जाता है सुसाइड रेट्स का। यानी अगर आप दिल्ली से जम्मू कश्मीर को कंपेयर करें तो दिल्ली से कम 110% ज़्यादा सुसाइड रेट श्रीनगर के अंदर है, क्योंकि उसकी वजह कहीं सारी है। लॉकडाउन की वजह से हो रहे लॉसेस की बात करें, NPS की बात करें या नौकरियों से निकाले जाने की बात करें, या फिर जो पहले ही बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर है उसको कहीं एक्सपर्ट्स इन आत्महत्याओं की वजह बता रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि एक बेरोजगार इंसान आम दिनों में तो कुछ ना कुछ कमाकर अपने घर ले जा सक रहा था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सारे लोग निहत्थे हो चुके हैं और किसी तरह का कोई भी एक जरिया इंसान के पास नहीं बचा कि वो कमा सके, अपने इस डिप्रेसिव डिसऑर्डर में थोड़ी सी कमी रख सके। उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार हैं। जम्मू कश्मीर के मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि अगर आप 10 लोगों को खड़ा करें तो उनमें से 6 लोग आपको जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार मिलेंगे। यानी डिप्रेसिव डिसऑर्डर ने अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया तहलका मचाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते हर जगह पर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सुसाइड या फिर सुसाइड अटेम्प्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। किसी भी मुल्क की कामयाबी और तरक्की का दारोमदार इस मुल्क की तालीमी निज़ाम पर मुनहसर होता है। तालीमी निज़ाम जितना मजबूत हो, तरक्की की राहें उतनी ही रोशन होंगी। जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम में भी चंद खामियां साफ तौर पर नज़र आ रही हैं, जिनकी तरफ फौरी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। दरअसल शुमाली कश्मीर के वडीपुरा हंदवारा स्कूली इमारत 19 सालों से तशने तकमील है, जिसकी वजह से यहाँ ज़ेर तालीम तालिब इल्मों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसे हाल ही में हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया, पर नई इमारत के लिए अगरचे साल 2001 में तामीराती काम को शुरू किया गया, ताम नामालूम वजूहात की बिना पर इमारत अभी भी तशने तकमील है। मकामी लोगों का कहना है कि स्कूल में जगह की अदम दस्तियाबी की वजह से तलाब खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो स्कूली इमारत गुज़श्ता 19 सालों से तशने तकमील है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खस्ताहाल हो चुकी हैं और अगर इस इमारत पर दोबारा काम शुरू नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब लाखों रुपए से तामीर की गई इमारत ज़मीन बोस हो जाएगी। उन्होंने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर इंतज़ामिया कोई इमारत नहीं बनानी थी तो इसके नाम पर सरकारी खजाने से इतनी रकम क्यों कर खर्च की गई है, या अगर तामीर करने की ज़रूरत थी तो काम को वस्त में ही क्यों अधूरा छोड़ दिया गया।
इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? मकामी लोगों ने अब जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा से मुतालबा किया कि वो इस इमारत पर फौरी तौर पर काम शुरू करवाए। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।